नमस्ते, सभी को नमस्ते। थोड़ा वेट करेंगे। हरिहर। नमस्ते भैया। नमस्कार भैया जी, सभी को नमस्कार। तो सभी को नमस्ते। हम कुछ बातें शुरू कर लेते हैं, है ना। तो जो ये हमारा लॉकडाउन में उत्सव चल रहा है, काफ़ी आगे बढ़ गया है। मुझे गिनती तो याद नहीं है, लेकिन 50-60 दिन लगभग हो चुके हैं। और इस दौरान हमने 2-3 किताबें पढ़ ली हैं। विकल्प हो गया है, मानव व्यवहार दर्शन हो गया है, कर्म दर्शन हो गया है। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो अभी तक की बात को अगर थोड़े से संक्षिप्त में देखते हैं तो हमने पाया कि अस्तित्व सहज वास्तविकताओं को जब समझते हैं तो अस्तित्व जो है वो व्यापक और प्रकृति का सहअस्तित्व है। उसमें सभी जड़ चैतन्य इकाइयाँ डूबी, भीगी और घिरी हुई हैं, जिसके फलस्वरूप पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था का प्रकटन है। इस प्रकटन में मानव है ना। तो मानव का क्या प्रयोजन है, मानव इस अस्तित्व को समझता है और अस्तित्व को समझकर अपने लक्ष्य को पहचानता है और लक्ष्य को पहचानकर कुछ कार्यक्रम बनाता है। ये सारी बात अभी तक हमने कही। इसके अंदर में मानव 2 तरह से अपने कार्यक्रम को बना सकता है। एक तो बिना समझे, बिना अस्तित्व को समझे, या जितना समझ में आता है अधूरी समझ के साथ जीता है, और या पूरे अस्तित्व को समझकर, संपूर्णता में समझकर फिर जीता है। तो जब मानव अस्तित्व को समझ लेता है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति को एक बार सैद्धांतिक रूप में अगर समझ लेता है, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है, लक्ष्य को पाने के लिए किसी प्रक्रिया, किसी पद्धति और मध्यस्थ दर्शन के अनुसार एक निश्चित पद्धति है, जिसका कल भी चर्चा हुई। और जैसे जैसे हमने इस दर्शनों को पढ़ा है, उस दर्शन में विधि, प्रक्रिया, व्यवस्था सबकी चर्चा होती रही है। उसके अनुसार, है ना, जब लक्ष्य को निर्धारण कर लेता है, निश्चित पद्धति, निश्चित विधि को समझ लेता है, तभी अभ्यास की शुरुआत होती है।
तो हम इस अभ्यास दर्शन को भी पढ़ ही रहे हैं और प्रारंभ से ही किसके लिए अभ्यास करना है, तो अभ्यास दो ही प्रकार के अभ्यास की बात की जा रही है। एक तो हमको जो हमने लक्ष्य को तय किया है, तो प्रारंभ में हमने लक्ष्य को तय किया है कि हमारा लक्ष्य अनुभव है, जागृति है, अभ्युदय है, समाधान है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। इसको हमने मध्यस्थ दर्शन के अनुसार जब हम अस्तित्व को समझ लेते हैं और लक्ष्य को तय करते हैं, इसको पाने के लिए हम अभ्यास की बात करते हैं। अभ्यास व्यक्ति के स्तर पर होता है। मानव को हमने देखा, जब हमने अपने अस्तित्व को समझते हुए, है ना, चारों ओर अवलोकन करते हुए मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जब पूरी बात को समझते हैं, तो पाते हैं कि मानव 4 आयामों में और 5 स्थितियों में जीता है। तो अभ्यास भी इन आयामों में और इन स्थितियों में ही होता है। ये बात अब तक हमने देखी है। तो अभ्यास दर्शन को, है ना, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे इसके साथ कुछ स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारे जिंदगी में कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ मोड़ आते हैं, तो कोई ना कोई प्रतीक होता ही है और कोई ना कोई ऐसी यादें जुड़ी रहती हैं जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। जैसे जब हमारा विवाह होता है, और अगर अरेंज मैरिज है या जिस तरह की भी मैरिज है, तो उसमें कोई बीच वाले रिश्तेदार होते हैं जो पति पत्नी को मिलाते हैं। तो उसके बाद में शादी कैसे गुजरती है ना, तो उनकी यादें विवाह के साथ निभाना तो पति पत्नी को होता है, लेकिन कुछ यादें जुड़ी ही होती हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो सभी को नमस्ते। लगता है फिर से कनेक्शन जम रहा है। शुरू में कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो एक बार फिर से सभी का स्वागत, है ना। मुझे लगता है हमारे काफ़ी साथी ड्रॉप हो गए हैं, तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं। जी, सभी को नमस्ते। बहुत सारे हमारे मित्र साथी, है ना, अभी मैं, है ना, अनअवॉइडेबल है मेरी दीदी प्रियंका भाभी, ये शुरू हो गया है दोबारा से, वही लिंक रिज्यूम हो गया है ना। तो जी जी, तो मैं इसी लिंक से ही चालू कर रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि जो, है ना, जी जी, है ना। तो मैं फिर से प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि ये तो शुरुआत में ही कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, है ना। थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन, है ना, कभी भी ये टेक्निकल इश्यूज अभी भी प्रिवेलेंट है ही। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारा लॉकडाउन में उत्सव चला, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से चल रहा है। हम सभी इस खुशी को मना रहे हैं। हमने, है ना, काफ़ी गहरा ध्यान गया है इसमें, क्योंकि बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ जो बाहर की तरफ ध्यान रहता है कम हुआ, अपने ऊपर काफ़ी सारा ध्यान गया है, और परिवार में सभी सदस्यों के साथ लगातार रहना बना ही रहा है। तो परिवार में रहते हुए भी, है ना, इस बात की बिल्कुल ध्यान गया है कि न्याय की कितनी आवश्यकता है। मैं अपने साथियों के साथ शेयर कर रहा था कि हमारे जो मित्र हैं जिन्होंने जीवन विद्या शिविर नहीं किया है, वो भी, उनके साथ भी वार्तालाप तो होता ही रहता है, और उनके साथ कभी-कभी इस संदर्भ में कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं शेयर करता ही रहा हूँ। तो उनका फीडबैक मिला है कि इस लॉकडाउन में 2 बातों की तरफ तो खूब अच्छे से ध्यान गया है। एक तो ये कि भई मानव की, जो हम कहते रहते हैं शिविर में, मानव की आवश्यकताएँ सीमित हैं, निश्चित हैं। इस बात का लगभग सभी को पता चल गया है ना, इतने दिनों से घर परिवारों में रहते हुए। और ये भी पता चल गया है थोड़ा-थोड़ा कि सुविधा में सुख नहीं है, सुविधा शरीर के लिए ही आवश्यक है, और सुख के लिए तो संबंधों में न्यायपूर्वक जीना बहुत आवश्यक है, और न्याय को न्यायपूर्वक जीने के लिए समझने की आवश्यकता है। तो इस तरह से कई सारी बातें इस लॉकडाउन के दौरान, जब हमारा ध्यान
लॉकडाउन नहीं था तो इधर उधर भागता था, तो अपने ऊपर ध्यान गया है। तो मेरा भी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान गया है। तो मैं जो बात बता रहा था, फिर से अगर उसको आपके साथ शेयर करने का मन था इस अभ्यास दर्शन के साथ में, जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ घटती हैं, तो उनके उनके साथ कोई ना कोई प्रतीक या कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा ही रहता है ना? तो इस अभ्यास दर्शन की पुस्तक के साथ आदरणीय नागराज जी के साथ मेरी कुछ अंतरंग, है ना, बातें जुड़ी हुई हैं, जिनको मुझे लगा कि मैं आपको शेयर करूँ। ऐसा था कि हम लोग अध्ययन करने के लिए अछोटी आते थे, 2013-14 की बात है ना? 2013 में बैच शुरू हुआ था और वो लगभग हम ही सभी मित्रों के बीच में और सभी यहाँ रायपुर अछोटी में एक तरह से गुजरात बैच के नाम से, है ना, प्रचलित हो गया। प्रसिद्ध होना तो अलग बात है, आप प्रसिद्ध को यहाँ पे अनुभव अभ्यास दर्शन में पढ़ ही रहे हैं। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि हम लोग 2 महीने में 10 दिन के लिए अछोटी में अध्ययन के लिए आते थे, है ना? उसमें बहुत सारे साथी थे, अजय जैन भाई, उम्मेद भाई, सुरेश भाई पटेल, माऊजी भाई, कल्पेश भाई पटेल, है ना? और हेमंत मौर्य, बहुत सारे दोस्त हैं, मैं सभी के, निधि बहन उसमें थी, प्रवेश महाजन थे। तो हम सब लोग अध्ययन के लिए, हालाँकि उसमें साथी तो सभी जगह से थे, लेकिन क्योंकि गुजरात के साथी ज़्यादा थे, तो उनकी बहुतायत होने से उसको गुजरात बैच का एक नाम दे दिया गया था। तो हम 2 महीने में 10 दिन के लिए आते थे और आदरणीय नागराज जी का एक पूरी उनकी विधि थी, जिस तरह से वो अछोटी आते थे। हर 3 महीने में 10 दिन के लिए आते थे। हम सब लोगों ने जो अध्ययन की एक प्रक्रिया बनाई, जिस तरह से अध्ययन को हमने, है ना, नियम बनाया कि 1 तारीख से 10 तारीख हम अछोटी में रहकर अध्ययन करेंगे। तो उसी दौरान कई बार ऐसा होता था कि अगर एलसीएम या एचसीएफ को निकालें तो कॉमन कुछ महीने मिल जाते थे, जिसमें आदरणीय नागराज जी भी अछोटी में होते थे और हम लोग भी अध्ययन करने के लिए अछोटी में आ जाते थे, आ रहे होते थे। तो उससे पहले मेरी आदरणीय नागराज जी से, है ना, कई बार केवल इंदौर सम्मेलन में और अछोटी में 1-2 बार ही बात हुई। लेकिन इस अभ्यास दर्शन के अध्ययन के दौरान जो उनसे मुलाकात हुई, उससे ज़िंदगी का जो है ना, रुख है, और वो मुड़ गया। मैं भी अहमदाबाद से आता था और उसी का निष्कर्ष है उस मुलाकात का कि आज मैं रायपुर हूँ। तो उसी थोड़े से कनेक्शन को मैं याद कर रहा था, जब अपने राकेश गुप्ता भाई जी ने मुझे बताया कि भाई अभ्यास दर्शन का ये लेना है। तो बहुत दिनों के बाद से फिर अभ्यास दर्शन को पढ़ा, तो जो चैप्टर में जो घटनाएं घटी हैं छोटी में, वो याद आती हैं। तो लगभग उस दिन ऐसा हुआ कि आदरणीय नागराज जी फरवरी 2014 में जब अछोटी में थे, तो हम लोग इस पुस्तक को, उसमें स्वर्णा दीदी जी ले रही थी बहुत बढ़िया से। तो हमारा अध्ययन का रूटीन होता था, सुबह 9 बजे से क्लास शुरू होती थी और सभी को नमस्ते, है ना? और हम ऐसा मौका ढूंढते थे कि जब भी अध्ययन की प्रक्रिया में, जो भी अछोटी में, है ना, कुछ श्रम का कार्यक्रम होता था, तो समय मिलने पर आदरणीय नागराज जी के साथ बैठ के कुछ पैर दबा लिया जाए, कुछ उनसे बातचीत हो जाए। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं और मेरे एक साथी, हम लोगों ने तय किया कि आदरणीय नागराज जी को सुबह-सुबह मिलते हैं, करीब 5 से 6 के बीच में, क्योंकि दिन में फिर नहाना-धोना, नाश्ता करने के बाद में जो पढ़ने का रहता है ना, और उससे दिन के बाद में पढ़ना भी रहता है, फिर क्लास होता है, प्रस्तुति होती है, तो सुबह-सुबह मिलना ठीक रहेगा। और उस समय ऐसा हो चुका था कि 6 महीने का शायद दूसरा बैच भी शुरू हुआ था और भी बहुत सारे हमारे साथी, है ना, देश से अछोटी में आए हुए थे, तो बहुत बढ़िया उत्सव का वातावरण बना हुआ था। तो एक दिन, ये हमारा 1 फरवरी से अध्ययन शुरू होता है, तो 5वें या 6ठे दिन आदरणीय नागराज जी को मिलने गए सुबह-सुबह। तो जो अंजनी भैया, मीना भाभी का घर है, वहाँ पे बाबा जी रुकते थे, लेटे हुए थे। तो करीब 20-30 लोग उस कमरे में, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मुझे अभी ऐसा याद है ना, बैठे हुए थे। तो मैं और मेरे एक मित्र, आज मुझे उनका नाम याद नहीं आ पा रहा है अच्छे से, या तो वो अमीर उल हक भाई थे, या हेमंत मोहरर भाई भी होते हैं, या योगेश उपाध्याय भाई भी हो सकते हैं। हम बाबा जी को 2 मिलके चले, और अगर जो भी मीना भाभी के यहाँ अंजनी भैया के घर में घुसे हैं,
तो एक स्टॉपर वाला दरवाजा होता है जो अगर ठीक से नहीं पकड़ा जाए तो बहुत तेज आवाज करता है। तो लगभग ऐसा ही हुआ, मेरे पीछे मेरे मित्र थे ही। मैंने उस दरवाजे को तेजी से खींचा और बिना सहारा दिए मैं आगे बढ़ गया, और वो मेरे मित्र जब तक उस दरवाजे को पकड़ पाते, वो बहुत तेजी से आवाज की उसने, वो लगा चौखट पर। तो आदरणीय नागराज जी आराम कर रहे थे, वो तुरंत उठ खड़े हुए वहाँ पे हमारे एक जो आजकल प्रवेश भाई नहीं, भाई थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ पा रहा है, वो बैठे हुए थे बाबा जी के, है ना, सिरहाने पर बाबा जी लेटे हुए थे। मुझे पता चला कि काफी लोग वहां पर बैठे हुए थे, बाबा जी लगभग 3 बजे से जगे हुए थे और सभी लोग उनसे चर्चा कर रहे थे, तो तभी तभी आराम से वो बैठे थे। जैसे ही मैं गया तो उन्होंने, जैसे ही आवाज हुई तो उन्होंने पूछा कि कौन है, तो भाई ने जवाब दिया कि पाल जी आए हैं। तो उन्होंने कहा उठाओ, कभी मुझे सुरेंद्र भाई कभी पाल जी ऐसे बोलते थे लोग। तो उन्होंने कहा उठाओ, तो सभी लोगों ने कहा बाबा जी अभी तो आपने आराम किया है, तो आप क्यों नहीं आराम कर लेते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, उठाओ बैठाओ। तो भैया ने उनको, जो उनके पास बैठे हुए थे, है ना, उनको उठाकर बैठा दिया। सभी को एक बार फिर से नमस्ते। मैं बाबा जी के साथ इस पुस्तक के साथ के संस्मरण को याद कर रहा हूं, तो मेरा मन था कि आपको भी शेयर करूं। तो उन्होंने बैठा दिया और वो साथ की सीट पर बैठ गए, और मैं बाबा जी के साथ बैठ गया। अब बाबा जी बैठ गए चुप, बोले कोई अच्छी बात बताओ। बाबा जी का ये रहता ही था। तो हम तो केवल पैर दबाने गए थे कि थोड़ी सी बात कर लेंगे, लेकिन जैसे ही बाबा जी ने कहा अच्छी बात, तो मुझे थोड़ा ध्यान आया कि मैंने कहा बाबा जी आजकल हम अभ्यास दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे आपने कविता लिख दी है। तो बाबा जी ने कहा एक समय हम कविता करते थे, निकल गया होगा। फिर चुप बैठ गए, क्योंकि हमें लगा था कि जिस तरह से इसमें चक्राकार सूत्र लिखे हुए हैं, और जिस समय जैसे प्रभुता ही संप्रभुता, संप्रभुता ही प्रभु सत्ता ही, है ना, प्रबुद्धता है, इस तरह के बहुत सारे चक्र इसमें आते हैं और पढ़कर अच्छा तो लगता ही है। तो फिर वो चुप बैठ गए। अब मैं इस बात को बहुत आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसको, किताब की बात तो इतनी हुई। फिर वो चुप बैठ गए तो मेरे ऊपर थोड़ा दबाव था कि अब ये शायद मेरी वजह से उठकर बैठ गए हैं, तो मुझे कुछ अच्छी बात और करनी चाहिए। तो हालांकि मैंने उससे पहले निर्णय लिया था कि मैं बाबा जी से उनसे जीवन परिचय के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले मेरी BR भाई, सोम भाई और अंजनी भाई और संकेत भाई भी थे, उनसे बात हुई थी कि बाबा जी का जीवन परिचय लिखना चाहिए, आप लोगों ने बात की होगी। तो उन्होंने कहा था अगर आपको बाबा जी से डांट खानी है तो आप बात कर लेना। तो मैंने सोचा भाई मुझे भी क्यों डांट खानी है, सब, और वो भी बाबा जी तो सबके सामने भी डांटते हैं, है ना, और डांट खाना कोई बहुत अच्छा तो लगता नहीं है। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ संयोग बना कि बाबा जी फिर चुप बैठ गए। तो मैंने बड़े सकुचाते हुए, एक एक शब्द को संभालते हुए बाबा जी से बात की, बाबा जी मेरा ऐसा मन बन रहा है, ऐसा विचार बन रहा है कि आपका जीवन परिचय लिखा जाए, ताकि डांट पड़े तो हल्की पड़े, है ना, इसलिए थोड़ा सा वाक्य को संभलते हुए बोला। तो उन्होंने कहा बड़ा शुभ विचार है। तो काफी उत्सवित हुआ, और मैं अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अपने को पठन भी शुरू करना है, इसका निष्कर्ष नतीजा ये निकला कि उनकी जीवन परिचय जो आज दिव्य पथ के नाम से है, मुझे ऐसा अवसर मिला, संयोग बना कि सभी साथियों के सहयोग से उसको लिखने का अवसर मिला, जिसमें साधन भाई, श्री राम भाई तो अछोटी में थे, अम्बा दीदी जी का, है ना, सभी लोगों का वहाँ पे थे। तो मैं 10 दिन, फिर उन्होंने कहा जब यहाँ पे तो लिखी नहीं जा पा रही थी, तो अछोटी में नहीं लिख, ऐसा माहौल बन रहा था क्योंकि अध्ययन का और लोग आते रहते। अक्सर आदरणीय नागराज जी अधिकतर व्यस्त ही रहते थे, दिन में हम व्यस्त रहते थे, शाम को बाकी लोग मिलने वाले रहते थे। तो ऐसा उनके साथ तय हुआ कि मुझे अमरकंटक मिलना है। और आगे की घटना ऐसे हुई कि जब मैं अमरकंटक गया 20-21 फरवरी को, 19 से 20 फरवरी के आसपास, तो वहाँ दिव्य पथ का लिखना प्रारंभ हुआ। और वहीं पर ही उन्होंने एक जिम्मेदारी आगे की दे दी कि भाई आपको और सभी साथियों के साथ मिलकर थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना है। अब यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना है, उससे आगे की मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि फिर रायपुर आना हुआ।
और रायपुर आना हुआ तो यहाँ अध्ययन अध्यापन में लगे, और फिर यहीं बहुत सारे साथी हैं ही रायपुर में, छोटी में। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि ये जो सारा अहमदाबाद छोड़कर यहाँ आना हुआ, जबकि उस समय में अहमदाबाद से क्योंकि मूलतः निवास स्थान नोएडा और दिल्ली के पास में है, तो उधर जाने का सोच रहे थे, लेकिन ये पढ़ते पढ़ते बाबा जी की एक मुलाकात से रायपुर आना हुआ, और वो सुखद ही यात्रा रही अभी तक की, और उसी खुशहाली को मैं आप सबके सामने, है ना, शेयर करना ही चाहता हूँ इस पुस्तक के माध्यम से। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कह रहा था, जब ये थोड़ा सा कनेक्शन लूज हुआ और मुझे ये संस्मरण याद आया आज, तो उसके बाद तो खैर बहुत सारी अंतरंग बातें और हुई। उसके बाद आदरणीय नागराज जी का फरवरी में ये बात हुई, तो रविकांत भाई बिल्कुल नमस्कार। आप तो है ना अभी भी कहेंगे, हालांकि अब अभी वर्तमान वीसी श्री राम भाई हैं, क्योंकि बाबा जी ने उस समय ऐसा घोषित किया था कि मेरे बाद में श्री राम भाई और उसके बाद में, है ना, साधन भैया रहेंगे वीसी, है ना। हालांकि श्री राम भाई ने अभी ये ये जो दायित्व है पूरी तरह से नहीं स्वीकारा है, पर हम लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी एक तरह से, है ना, थोड़े से सस्पेंशन के मोड में है। अभी हम लोगों की तैयारी, जितना हमने ज्यादा सोच लिया उतनी हमारी तैयारी तन मन धन की नहीं है, तो उस तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। और अब तो ये सब करना बाध्यता ही है, ये बाध्यता सब, है ना, अभ्यास दर्शन में इतनी बार आया है, तो अब तो जीवन में, है ना, रोजमर्रा में भी ये प्रयोग होने लग गया है मुझसे, तो कि नहीं नहीं अभी अध्ययन करना तो बाध्यता है ना। व्यवहार परस्परता में थोड़ा ठीक ठाक से व्यवहार करना बाध्यता है, क्योंकि अपने सुख का मामला है। तो मैं ये कह रहा था कि हमने जो अभी तक जितनी हमारी अवधारणा, परिकल्पना या जो भी धारणा बनी ये दर्शन कर, बहुत अगर संक्षिप्त में कहें तो इतनी ही बनी है कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है ना। इसमें बनना बिगड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन बिंग बैंग हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, तो अध्ययन करके भी क्या करना है, ऐसा है नहीं, है ना। कोई छुटकारा नहीं है, कोई बचाव नहीं है, क्योंकि अस्तित्व है ही, था भी, रहेगा भी। पहली तो कंडीशन ये निकल के आती है ना। और अब ये है ही, तो इसमें करें क्या, इतना ही है। तो हमारे पास केवल ऑप्शन इतनी है कि हम भ्रमित रहकर, नासमझी रहकर, अस्तित्व को जितना आधा अधूरा समझे हैं उसके अनुसार ट्रायल एरर में जीते रहें, है ना, कर करके देखते रहें, और कभी कभी क्षणिक सुखी हो रहे हैं, नहीं तो अन्यथा दुखी में रहें। संबंधों में लड़ाई झगड़ा गिला शिकायत बनती रहे, और इस धरती की जैसी स्थिति बनी हुई है, ऐसा ज्यादा दिन जनता चलेगा नहीं, क्योंकि धरती को मानव अगर नासमझी से जिएगा तो वापस वो पदार्थ अवस्था पूरी तरह से धूल धसरित हो ही सकती है। आजकल बातें हो ही रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड वीक होता हुआ दिख रहा है, और तरह तरह के वायरसों की संभावना बनी रही है। ऐसा लोग मान ही नहीं रहे कि ये जो कोरोना वायरस है यही अंतिम वायरस है। तो हमारे लिए हमारे लिए अब एक ही रास्ता बनता है कि अस्तित्व को अच्छे से समझें, अस्तित्व को समझकर स्वयं में एक लक्ष्य को निर्धारित करके, जो कि लक्ष्य हमने जागृति, विश्राम, अभ्युदय, है ना, क्रियापूर्णता, कुछ भी नाम लें, एक प्रकार से सुखी होना हमारा लक्ष्य है। और सुखी होने की जो प्रक्रिया है, अभ्यास की तभी शुरुआत होती है। देखिए, जब तक लक्ष्य तय नहीं होगा, निश्चित प्रक्रिया और पद्धति तय नहीं होगी, तब तक अभ्यास का मुद्दा नहीं बनता है। तब तक तो थोड़ा मनोरंजन है, थोड़ा, है ना, टाइम पास करते रह सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग कई बार, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो वो केवल टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए खेलते हैं। लेकिन अगर किसी का लक्ष्य बन जाता है कि उसको नेशनल टीम में खेलना है, तो फिर उसकी जो दिनचर्या बनती है, फिर जो वो पद्धति को समझता है, प्रक्रिया को समझता है, एक एक चीज को समझता है, उसके लिए, है ना, तो फिर उसका ध्यान होता है, तब से वो अभ्यास की शुरुआत मानी जाती है। तो हमको अपने में देखना है कि हमने अस्तित्व को कितना समझा है ना, उसको समझने में हमारी कितनी निष्ठा बन गई है कि हाँ, वो अस्तित्व वास्तव में नित्य वर्तमान है, कुछ भी यहाँ खत्म होने वाला नहीं है ना। जीवन भी नित्य रहने वाला है ना। प्रकृति शाश्वत है। राकेश भाई जब पूछते हैं तो बड़े अच्छे क्वेश्चन बनाकर पूछते हैं। राकेश गुप्ता जी एक तरह से कौन बनेगा करोड़पति का, उन्होंने कौन बढ़ेगा प्रबोधक का एक अच्छा सा क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है। तो वो मुझसे यही पूछे कि भाई आपको बताइए, ये ठीक है, अस्तित्व नित्य वर्तमान है या, है ना, खत्म हो जाएगा, है ना। तो अस्तित्व तो नित्य वर्तमान है और प्रकृति शाश्वत है। हमारा भी रहना है, तो रह के क्या करना है
उसको लक्ष्य को तय करके और उसके लिए हम जो अध्ययन की प्रक्रिया है, अभ्यास की प्रक्रिया है, उसके अनुसार जो विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास करते हैं, तो ही हमारी तरफ लक्ष्य की गति होती है और उसके लिए कार्यक्रम है। अब क्या कार्यक्रम है? अब मानव का अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है। मानव का कार्यक्रम स्वयं के साथ है तो वो परिवार का हिस्सा है ही। परिवार, परिवार समूह, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में कार्यक्रम है और सारा कार्यक्रम कितना है वो इस है ना, अब पहले से भी बात हो गई है। जैसे मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल अभ्यास दर्शन एक कविता की तरह लगता है और कविता की एक विशेषता होती है, उसकी एक थीम होती है। इसमें अभ्यास थीम है, 4 आयाम और 5 स्थितियां मानव की: संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, है ना, व्यवसाय। ये सब थीम में ही कैसे अभ्यास करना, ये थीम है। और जैसे कविता में होता है जो पंच लाइन है वो बार बार आती है, कोई भी कविता आपने, है ना, सुनी होगी। तो हमारे लिए ये पूरा अभ्यास दर्शन इन सभी मुद्दों को अलग अलग एंगल से, अलग अलग आयामों से, है ना, ये आया है बार बार। और बार बार इसीलिए कि अभी हमें इसकी दृढ़ता हो जाए। जो पुनरावृत्ति होती है, जो बार बार रिपीटिशन होता है, वो इसी अर्थ में होता है कि जो बातें बताई जा रही हैं वो विभिन्न आयामों से, विभिन्न कोणों से विश्लेषित होकर हम में निष्कर्ष के रूप में स्थापित हो जाए। हम में निष्कर्ष के रूप में स्थापित होंगी और अभ्यास तो ही हमारा जीना उसके अनुसार हो पाएगा। और तभी हम जो सारे अनुभव और अभ्यास का जो लक्ष्य है, अनुभूति, है ना, मूल्य अनुभूति, है ना, मूल्य त्रय की अनुभूति, वहां तक पहुंच पाए और निरंतर सुख की प्राप्ति को कर पाए, उसी के लिए ये सारा अभ्यास है और ये सारा कार्यक्रम है। वही बात को यहाँ पर कहा गया है। तो अब मैं अपनी बात को जो यहाँ लिखा हुआ है उसी के अनुसार, क्योंकि मैं भी इसको लगातार सुनता ही रहा हूँ, कभी कभी ही 1-2 बार ऐसा हुआ है कि कुछ परिवार की व्यस्तता के कारण मिस होता है, अदरवाइज तो पुनरावृत्ति अच्छी है। तो मैं जो मेरा परिप्रेक्ष्य है, हम सभी ने परिप्रेक्ष्य, सभी के परिप्रेक्ष्य को सुना है और सभी मित्रों की प्रस्तुति मुझे बहुत अच्छी लगी है और मुझे खुद उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। और जो बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि आगे की पीढ़ी आगे, तो ये भी बहुत अच्छे से देखने को लगता है कि हम जिनके साथ में हमने अध्ययन किया और जिनके अध्ययन में हम सहयोगी हो, और जब वो अध्ययन करा रहे हैं तो वो और भी अच्छे से विश्लेषित होकर, है ना, बातों को रखते हैं। तो मैं भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, मानव का संपूर्ण कार्यक्रम धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीति में से के लिए है ना। यही उत्पादन, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति पूर्णता को प्रदान करने में चरितार्थ होता है। ये चरितार्थ शब्द बहुत बार आया है। मैं इस शब्द को किस तरह से लेता हूँ वो थोड़ा सा मेरे एक तरह से तो जो परिभाषा के साथ चलेंगे तो ऐसा ही कहते हैं कि ये परिभाषा के अनुसार तो चरितार्थ का मतलब है कि, है ना, कि आचरण पूर्णता, आचरण में पूर्ण हो जाना, आचरण में दिख जाना। कोई भी नियम सिद्धांत होता है उसको आचरण में दिखाई दे जाना। कई जगह चरितार्थ इस तरह से भी आया है और इस बात में कहूँ उससे पहले मैं आपके सामने एक स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं, देखो ये तो अनुभव मूलक, एक अनुभव संपन्न व्यक्ति द्वारा लिखी गई हैं और उनके पीछे पूरा अनुभव है, विचार है, अनुभव मूलक विचार है, अनुभव मूलक चिंतन है। और जब हम बताते हैं तो हम अनुभव के लिए, है ना, जब हम इसका अनुमान लगाते हैं तो जितना हमने समझा है, जितना सुना है, उसके अनुसार अनुमान लगाते हैं शब्द की परिभाषा का भी। और कई बार आलस्य कर जाते हैं कि परिभाषा संहिता को नहीं खोला जाए और अपने अनुसार कर लेते हैं। मैं उस प्रवृत्ति को अपनी में गुणात्मक परिवर्तन के लिए लगा हुआ हूँ कि नहीं, अगर कोई शब्द है तो उसकी अच्छे से परिभाषा एक बार देख ही ली जाए। फिर भी यदा कदा ऐसा हो ही जाता है कि शब्द को मैं अपने अनुसार ले लेता हूँ, अर्थ को। तो मेरी यहाँ आप सबसे विनती है, गुजारिश है कि अगर कोई शब्द ऐसा लगता है कि मैंने अपना तुक्का लगा दिया हो, अपना अनुमान लगा दिया हो, तो आप जो मध्यस्थ दर्शन में परिभाषा संहिता में है उसको एक बार जरूर देख लें और वही सही माना जाएगा। क्योंकि मैं भी अभी अनुमान लगा रहा हूँ और बहुत सारे अनुमान कुछ पुष्ट भी हुए हैं, लेकिन अभी परिपुष्ट अनुमान और अनुभव तक पहुंचने में तो देरी लगती है। तो चरितार्थ शब्द मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे, है ना, कि अमूर्त मूर्त के द्वारा प्रकट होता है
है ना, नियम न्याय धर्म सत्य। अगर मैंने अस्तित्व को समझ लिया है, किसी भी व्यक्ति ने, अस्तित्व सह अस्तित्व है, उसमें विकास क्रम विकास है, जागृति क्रम जागृत है ना, उसमें क्रियापूर्णता है, आचरण है, न्याय धर्म सत्य के द्वारा जीना है। चरितार्थ का मतलब है, बिल्कुल ठीक बात है, श्यामवीर भाई एक बात को कह रहे हैं, जो भी अनुभव में बात हुई है वो प्रकट तो भाव भंगिमा अंगहार भाषा के द्वारा ही होना है। न्याय को, धर्म को, सत्य को जब हम व्यवहार और उत्पादन में प्रकट कर देते हैं, वही चरितार्थ है। जो हमारा विश्राम है ना, जो मानसिक विश्राम है, वो मेरे व्यवहार से ही निकल के आएगा। मैं परेशान हूँ, है ना, तो इसी तरह से ये चरितार्थ तो बहुत सिंपल है। जितनी भी बात है, जो भी अवधारणा है, जितना भी ज्ञान है, वो चरितार्थ सफल तो जीने में ही होना है और हमारे सामने जीने की ही परिकल्पना बननी है। तो जो हमारा शोध भी है वो हमारे जीने के स्वरूप का ही है और जीने के स्वरूप पहले हम में विचारों में ही बनता है। ये बड़े मजे की बात है। अगर हम बहुत अच्छे से, तो पहले विचारों में ही अगर स्पष्ट नहीं होते हैं और उसको बाकी चारों अवस्थाओं के साथ मूर्त रूप में चले जाते हैं, तो वो चरितार्थ नहीं होता है, सफल नहीं होता है, बल्कि विचारों में ही अटक जाता है ना। हमारे बहुत सारे साथी हैं, कल हम बात कर रहे थे, कल मेरा बेमित्रा जाना हुआ, तो इसी न्याय धर्म सत्य को चरितार्थ करने के लिए बहुत सारे प्रयोग चल ही रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी मानव तीर्थ, इंदौर, कानपुर, है ना, और बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं जगह जगह पर, छोटी नज़दीक में और पुणे में और अहमदाबाद के पास में भी कल्पेश भाई भी वहाँ पर कर रहे हैं, सुरेंद्र पाठक भाई, योगेश उपाध्याय भाई, ये सब मिलकर, और बहुत सारे जगह बुल्डाना में हैं, तो मुझे सारे याद नहीं आ रहे हैं, यवतमाल में हैं। तो हम सब मिलकर कि ये जो न्याय धर्म सत्य के अनुसार जीना है ना, न्यायपूर्ण व्यवहार, नियमपूर्ण व्यवसाय, नियमपूर्ण उत्पादन, इसको चरितार्थ करने के बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। तो कल हम बैठकर ऐसे बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे कल्पेश भाई वरु हैं, है ना, अनामिका बहन जी हैं, वो तो पहले से ही वहाँ रह रहे हैं, एक तरह से अकेले ही खेत में। अब खेत में रहने की अपनी समस्या है, जो हम लोग शहरों में रहते हैं वो हमारे विचारों में भी नहीं होती है। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो कल जब ये बात कर रहे थे तो भाई क्या परेशानी आती है, ऐसे बात कर रहे थे, तो वहाँ घर बनाना है जंगल में। अभी यहाँ पर तो हमारे एक साथी हैं, तो उनको बड़ी जैसे जैसे कर रहे थे कि भाई एक हर मौसम में कोई तरह तरह के कीड़े आ जाते हैं। सर्दियों में मच्छर से भी, जो एक सब हरा सा कीड़ा होता है और मच्छर से काटता है तो मच्छर से ज्यादा दर्द होता है, उससे कैसे बचा जाए, कैसी खिड़की लगाई जाए। और धीरे धीरे ऐसे लगा कि यदि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को प्रमाणित करना है तो उसके लिए तो व्यवस्था में जीना ही है। लेकिन जैसे ही कीड़े मकोड़े, और फिर उन्होंने कहा नहीं कभी कभी सांप भी आ जाते हैं, तो उन्होंने मेरी तरफ कहने लगे कि भैया ऐसा नहीं है कि वो जरा रायपुरी शहर ठीक है ना, तो सारी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था धराशायी, विचारों में ही धराशायी हो जाती है। तो क्योंकि ये पहले तो विचारों में स्पष्टता बननी है, इस जब बात को मैं देखता हूं तो मुझे एक और बात याद आती है ना, ये अब मैंने जैसे कहा कि ये कविता है और साहित्य के रूप में लिखा हुआ है अभ्यास दर्शन, और इसके साथ यदा कदा जो भी संस्मरण है याद आते हैं मुझे। मेरे अपना एक बेटा है, एक बेटी भी है, बेटा बड़ा हो गया है। जब वो 5 साल का था तो उसको मैं सोते समय कुछ कहानियां सुनाया करता था, और मेरी मान्यता है कि, है ना, अच्छे संस्कार दे दिए जाएं। वो सोते समय कहानियों में, उस समय मध्यस्थ दर्शन से तो परिचय नहीं हुआ था, तो मेरी प्रवृत्ति आदर्शवाद की रही, तो मैं खूब सारे उपनिषदों का या, है ना, गीता का और इस तरह की चीज़ों को पढ़ता रहता था, सेल्फ मोटिवेशनल, तो उसको भी मोटिवेट और अच्छे संस्कार के रूप में जो मुझे कहानी याद आती थी, कभी कभी खुद भी बना देता था, तो उसको सुनाता था। तो एक दिन ऐसे मैं उसको सुना रहा था, एक सिंपल सी कहानी, एक किसी संत की कहानी थी। तो मैंने कहानी को शुरू किया और श्रीमती जी भी साथ में ही लेटी हुई थी और बच्चा बीच में था, तो 4 से 5 साल के बीच की बात है। तो मैंने कहानी शुरू की कि एक संत थे, नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही, अब बच्चों की जिज्ञासा बहुत होती है, हम सब ने पढ़ाई है, बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है। तो उसने धीरे से पूछा, पापा ये संत कौन होता है, तो और तपस्या क्या होती है। तो मैंने धीरे से बताया, अब उसको उसकी भाषा में कि बेटा जो संत होते हैं उनका थोड़ा
दुनिया में बहुत मन नहीं लगता है, घर बार छोड़कर वो केवल ईश्वर को पाना चाहते हैं, है ना, परमात्मा को। फिर परमात्मा कौन है, इस पे चर्चा हुई। मैंने कहा भाई परमात्मा ऐसा है जो हम सबका पिता है ना। जैसे मैं आपके लिए भोजन और देता हूँ तो वो सबके लिए उस समय की बात है। आज मैं कर्ता रूप में परमात्मा को नहीं मानता हूँ, मैं आज से 22 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसको लगा कि परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज है ना। और तपस्या क्या होती है, तो उसकी भक्ति, उसका ध्यान, उसके लिए ध्यान लगाए रहना ताकि वो हमको प्राप्त हो जाए, तो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा करके मैंने उसको थोड़ा सा, अब संत क्या होता है उसको समझाया। वो बड़ा बच्चों में होता ही है, वो तो बहुत तरह से प्रभावित हो गया, है ना, कि अच्छा अच्छा मुझे भी पापा फिर तो तपस्या करनी है, मुझे भी संत बनना है। अरे मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। तभी श्रीमती जी ने मेरी तरफ आंखें तरेर कर देखा, ये क्या बच्चे को उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो, अभी से उसको संत बनाना, और है ना। तो बच्चा भी समझ गया कि ये कुछ जिस तरह से, मैंने कहा यार नहीं ये तो कहानी है, अभी से कौन सा ये संत बनने जा रहा है। मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं ऐसी, मैं कौन सा संत बन गया, मैं भी आजकल उस समय मल्टीनेशनल में काम करता था। तो ऐसा थोड़ी कि कहानियों से एकदम कोई संत बनने निकल पड़ता है ना, इतने दिनों से तो सुना रहे हैं। अब बच्चा देखो देखता है मम्मी पापा के बीच में क्या बात हो रही है, तो उसको लग गया कि ये ईश्वर पाना और संत बनना कोई बहुत अच्छी बात नहीं लगती है। तो उसने धीरे से पूछा, अच्छा पापा ये बताओ कि ये संत बन जाते हैं, आपने बोला सब छोड़ देते हैं, उनको खाना पीना कहाँ से मिलता है। तो देखिए अब बच्चे को थोड़ा अनुमान लगा कि ये संत बनने की बात ठीक है, लेकिन भोजन का तो इंतजाम होना चाहिए ना, तपस्या ही करते रहते हैं। तो मैंने उनको बताया, बेटा वो ज्यादातर लोग जो भी है ना उनको देखते हैं, गुजरते हैं, वो जैसा जैसा मिल जाए वैसा, जो भी खाना मिल जाता है, जो लोग देते हैं वो अपना तो कुछ करते नहीं है, वो खा लेते हैं। तो उसने मुझे धीरे से पूछा, अच्छा पापा ये बताओ जो लोग ये खाना देते हैं उनमें कोई चॉकलेट भी देता है क्या। मैंने कहा भाई ये मैं नहीं बता सकता हूँ, वो तो जो देते हैं वही खाना पड़ता है, हम मांग भी नहीं सकते हैं। तो बोले नहीं नहीं, फिर मुझे कोई ईश्वर की नहीं पाना है, संत को नहीं पाना है। तो एक चॉकलेट से, तो हमारी बहुत सारी चॉकलेट है ना। हमको लगता है कि हमको तो सुख ही पाना है, अनुभव करना है, साक्षात्कार, है ना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करनी है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। लेकिन कहीं कोई चॉकलेट छूटती दिखती है तो छोड़ते नहीं, नहीं पहले अपनी चॉकलेट बनी रहे। तो ऐसे वी वांट, है ना, अनुभव और अखंड समाज सार्वभौमिकता एट अवर कंडीशन। और ये हमारे ही हाल नहीं है, बड़े बड़े नेता भी बोल देते हैं। हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है। एक अब से पुराने और पुराने से पुराने, शायद टीजीबी द ग्रेट बुश को शायद किसी ने पूछा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को आप क्यों नहीं मानते हो, आप प्रोटोकॉल जो भी है ना ये हो रहे हैं उन पे साइन क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने बोला देखिए, वॉट एवर यू डू विद ग्लोबल वार्मिंग बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर लाइफ स्टाइल। हमारी लाइफ स्टाइल बनी रहनी चाहिए, पर कैपिटा कंजम्पशन, एनर्जी का, रिसोर्सेज का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये सब होते हुए अगर ग्लोबल वार्मिंग ठीक होती है तो कर लो, और नहीं होती है तो बाढ़ में जाओ, है ना। ये शायद उन्होंने नहीं बोला होगा, ये लगभग उनका आशय ऐसा था। तो हमारा भी लगभग ऐसा है कि हमारी दिनचर्या ना बिगड़े, लेकिन अभ्यास क्या है, अभ्यास अब आपने सुना ही है, तो ये बहुत सारी बातें आप सब पढ़ ही चुके हैं, सुन चुके हैं। गुणात्मक परिवर्तन के लिए अभ्यास है, तो हम में कुछ तो परिवर्तन के लिए अभ्यास करना है। हम शिविरों में बात करते हैं, मैं भी करता हूं, तो कई बार बात आती है कि मानव का भोजन क्या है, शाकाहारी की मांसाहारी। बहुत अच्छी बात, तर्कपूर्वक, नाखून होठ ये सब पूरी बात, तो क्लियर बात होती है कि मानव का भोजन तो शाकाहारी है। अब गुणात्मक परिवर्तन कुछ तो करना है, तो क्या, है ना, अरे अरे क्या बात है, आप मतलब ये सब करने के लिए ये भोजन छोड़ना पड़ेगा। अब यहीं से कुछ लोगों को परेशानी होने लगती है। तो ये गुणा अभ्यास दर्शन तक आते आते थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल भी आने पड़ती है, क्योंकि अब अभ्यास दर्शन हमको प्रेरणा भी देता है कि भैया अब अभ्यास करना है। अब हमने विचारों में देख लिया, सुन लिया, ये बहुत बढ़िया बात है, श्रम गति परिणाम बहुत अच्छा लगता है, विकास का विकास, जागृति एवं जागृति बहुत अच्छा लगता है, परमाणु की गतियां भी बहुत अच्छा लगती हैं, है ना। तो है ना, जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हमको कुछ प्रवृत्तियों को परिमार्जन की बात आती है, गुणात्मक परिवर्तन की बात आती है, तो अपने जो पूर्व अभ्यास हैं, पूर्व स्मृतियां हैं, बाधा आने लगती हैं। तो ये सब हमको देखने में आता ही है ना, अपन देखते हैं। तो ये बार बार इसीलिए बात कर रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली जो इसकी चरितार्थता है, जो चरितार्थता है, सफलता है, वो तो
विचार, व्यवहार और उत्पादन में पूर्णता में ही होनी है ना? हम बातें कितनी भी बड़ी करते रहें, हम नियम पूर्वक व्यवसाय, नियम पूर्वक उत्पादन, है ना, न्यायपूर्ण व्यवहार अगर कर पाते हैं, तो छोटी-छोटी अभ्यास की बातें हैं। जैसे मैंने जब अभ्यास की बात शुरुआत की परिवार में, तो मुझे एक तरफ ध्यान गया कि सबसे अच्छा अभ्यास क्या करना है। अभी तक मेरा उससे पहले जब से मैंने अभ्यास लक्ष्य कहा कि भाई न्यायपूर्ण मुझे परिवार में जीना है, तो सबसे पहले मुझे संवाद की आदत डालनी है। ऐसा मैंने अपने में निश्चय किया। बड़ा मुश्किल काम निकला, मुझे लगा संवाद करना बड़ा छोटी-सी बात है, क्योंकि मेरी भी प्रवृत्ति वाद-विवाद करने की या आदेश की, है ना? अपना से छोटा है, पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या किया? ऐसा नहीं कर लेते हो, इसको ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो? ज़बरदस्ती सलाह देना, है ना? वो भी आदेश का ही है। तो एक हम शुरुआत कर सकते हैं कि हम परिवार में थोड़ा देखते हैं कि संवाद पूर्वक कैसे प्रस्तुत हो पाते हैं। बच्चे के साथ भी, पति के साथ, पत्नी के साथ, जो भी हमारे संबंधी हैं। तो क्योंकि वो व्यवहार में ही ये चरितार्थ होना है। जितने भी श्रम, गति, परिणाम है, परमाणु में विकास है, जितना भी तात्विक बातें हैं, वो व्यवहार में और व्यवसाय में ही होनी है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। अब ये केवल परिवार में ही नहीं, अब जब नीतियों की बात आती है, तो मानव अकेला है नहीं, परिवार भी अकेला नहीं है। हम सब धरती और धरती किसी न किसी, है ना, सौरमंडल किसी न किसी मिल्की वे, किसी न इस तरह से है, जुड़े हुए हैं, पूरे अनंत ब्रह्मांडों तक हमारा जुड़ाव है। इसको देख पाते हैं हम विचारों में, समझ में, तो है ना, जब मैं कई बार इस बात को देखता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग एट ग्लोबल यूनिवर्सल लेवल, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो यूनिवर्सल होनी है, अस्तित्व से संपूर्ण अस्तित्व की होनी है। और थिंकिंग ग्लोबल, हमारी सोच ग्लोबल हो जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन लिविंग लोकल, जीना तो हमको बिल्कुल एक छोटे से, है ना, कई लोग कहते हैं कि मुश्किल से 10 लोगों में के साथ संबंधों में हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है ना, जन्म से लेकर आखिर तक। जो गहन संपर्क तो बहुत होते हैं जिनके साथ हम, है ना, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, कुछ 2-4 मित्र, इनमें ही, है ना, तो जीना तो लोकल है। लेकिन ये सब हमारा जो अन्योन्याश्रित है, लोकल लेवल जीना, समाज के ऊपर डिपेंडेंट है, समाज का जीना हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, समाज और राष्ट्र के, और राष्ट्र का जीना ही, राष्ट्र के स्तर पे जो जीना है वही नीतियां हैं, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इन्हीं की बात कर रहे हैं। अब मैं ज्यादा ध्यान थोड़ा पढ़ने में दूंगा। फिर से रिकनेक्ट होते हैं, ये कनेक्शन। आयाम चतुष्टय में ही तृप्ति की चरितार्थ है। यह समृद्धि, अभय, समाधान एवं सत्य है। इनसे संपन्न होना ही जीवन तृप्ति, विकास, सतर्कता, सजगता एवं भ्रम मुक्ति सिद्धि होती है। कार्यक्रम, सभ्यता, संस्कृति प्रत्यक्ष रूप में प्रयास हैं। इनकी सफलता शिक्षा, प्रणाली एवं व्यवस्था संहिता पर निर्भर है, जो मानव की ही प्रबुद्धतापूर्ण क्षमता के अनुरूप प्रतिरूप होती है। तो मैं एक बार पूरे पैरा को पढ़ देता हूं। ऐसे तो ज्यादा तो मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा ही। पुनः यही शिक्षा व्यवस्था पूर्वक प्रबुद्ध जनजाति का निर्माण करने का आधार होती है। इस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता का उद्गमन होना, उसके व्यवहारान्वयन से प्रबुद्ध जनजाति का निर्माण होना, उदित कार्यक्रम से अर्थात पुनः परिष्करण, परिमार्जन तथा अनुसंधान पूर्वक संपन्न होना पाया जाता है। इस क्रम में गुणात्मक परिवर्तन ही अभीष्ट रहा है। तो ये बहुत सुंदर बात है, जो मानव परंपरा की बात यहाँ आदरणीय नागराज जी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो कोई भी चीज जो हमारी व्यवस्था में आएगी, वो किसी मानव के द्वारा ही प्रमाण पूर्वक प्रकट होगी, अनुसंधान पूर्वक प्रकट होगी। एक बार वो अनुसंधान पूर्वक प्रकट हो जाती है तो शिक्षा के द्वारा व्यवस्था में आती है, और उससे फिर जनमानस के लिए, सभी के लिए उपलब्ध होती है। और जनमानस के लिए होती है, और यही शिक्षा व्यवस्था प्रबुद्ध जनजाति का निर्माण करने का आधार होती है। सभी को उपलब्ध हो जाने से, है ना, जनजाति का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति और विधि व्यवस्था, है ना, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। इस क्रम में गुणात्मक परिवर्तन ही अभीष्ट रहा है, और ये सारा कार्यक्रम हम में गुणात्मक परिवर्तन हो जाए। गुणात्मक परिवर्तन भी हम सब ने समझा ही है कि क्या है, कि जो हम में आवेश हैं, है ना, वो मूल्यों में परिवर्तित हो जाए।
हम इसको बिल्कुल ऐसा कर पाएँ। जी, थोड़ा कनेक्शन से लूज़ हुआ, थोड़ा-सा व्यवधान हुआ, पर फिर से हम उस फ्लो को पकड़ लेंगे। एक टेक्नोलॉजी का ये थोड़ा-सा है ना, एक फ़ायदा ये बहुत अधिक है कि हम अपने ही घरों में रहकर दूर रहते हुए भी एक-दूसरे से कनेक्ट हैं। लेकिन एक नेगेटिव पार्ट ये है कि ये कनेक्ट हो जाता है तो थोड़ा-सा फ्लो में व्यवधान आ जाता है। तो गुणात्मक परिवर्तन भी आप सबने देख ही लिया है कि जो हमारे आवेश हैं कैसे वो मूल्यों में, है ना, जैसे काम है वो लज्जा में, है ना, और क्रोध है वो साहस में, इस तरह से, है ना, जो मद मात्सर्य वो सहस्तित्व में, और है ना, संग्रह है वो असंग्रह में, ये गुणात्मक परिवर्तन होने हैं, है ना। तो यही हमारा अभीष्ट है, ये अपने में देखा जा सकता है। क्या जीते हुए अभ्यास का मुद्दा है, तो ये देखा जाए कि जिन बातों से मैं चिड़चिड़ाता हूँ, परिवार में अपनी पति या पत्नी या बच्चों की, क्या उन्हीं बातों से अब भी चिड़चिड़ाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ? पहले एक एक बार में ही हो बन नेट भी है, सब कुछ तो है ना? डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मौलिक अधिकार का प्रयोग एवं व्यवहार सुलभ होना ही नीति त्रय की उदात्तता है। आज आज थोड़ा ज़्यादा नेटवर्क व्यवधान कर रहा है। पिछली बार भी किया था, लेकिन पिछली बार इस जगह पर सेट हो गया था क्योंकि बिल्कुल वाईफाई के निकट है, और है ना? तो जी, जी। हम इस व्यवधान को प्रति, है ना, साहसपूर्वक, धीरतापूर्वक, ये जितना भी करता है, कोई जल्दबाजी नहीं है ना? हम इसको चलते हैं, अभी अभी तो समय है ना? कम से कम 20 मिनट तो और हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, और एक-एक लाइन बिल्कुल स्पष्ट है। यही अखंडता है, जो मौलिक अधिकार है, जो मानवतापूर्ण आचरण के साथ जीना ही मानव का मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार का जब व्यवहार में लाते हैं, वही स्वतंत्रता है समाज पे। और जब हम है ना, मानवीयतापूर्ण आचरण में जीते हैं, स्वधन में जीते हैं, और स्व पुरुष, स्व नारी में जीते हैं, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के साथ जीते हैं, तो देखिए इसको कल्पना में ही कितना अच्छा लगता है कि सभी मानव ऐसा जी रहे हैं, कहीं किसी का कोई शोषण ही नहीं है ना? कहीं कोई भय नहीं है, तो यही समाज में अभयता की स्थिति है, जिसका निश्चित, जिसका प्रारंभ स्वयं में गुणात्मक परिवर्तन, और है ना, और परिवार में न्यायपूर्ण व्यवहार, और समाज में चरित्र के साथ, और राष्ट्र के स्तर पर जो ये नीतियाँ हैं, जिनके मूल में तो अनुभव ही होना है, ऐसी नीतियों के साथ जीते हैं, यही अभेयता है। तो जीवन मौलिकता से भिन्न नहीं है, यही सत्यता मानव को जीवन संचेतनानुक्रम अनुसंगी व्यवहार करने के लिए बाध्यता है। फिर बाध्यता है, संचेतना अनुक्रम अनुसंगी। बाबा जी ना टंग ट्विस्टर भी बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, इसको 2-3 बार बोलें, संचेतना अनुक्रम अनुसंगी, तो अच्छा लगेगा, है ना? क्या है संचेतना अनुक्रम? संचेतना का अनुक्रम का और अनुसंगी का मतलब है जो हमारा संक्रमण होता है, गुणात्मक परिवर्तन, जीव चेतना से मानव चेतना, मानव चेतना से देव चेतना, और देव चेतना से दिव्य चेतना, यही संचेतना का अनुक्रम है। इसमें व्यवहार करने के लिए हमारा उसको यही अभेयता है, संचेतना क्रम अनुसंगी व्यवहार करने के लिए बाध्यता है। यही कार्यक्रम त्रय के उद्गमन का मूल कारण है। जीवन कार्यक्रम विहीन नहीं है, कांक्षा सहित नियति क्रमानुसंगी प्रक्रिया ही कार्यक्रम है। तो सारा कार्यक्रम जो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक है, वो भी कांक्षा नियति के क्रमानुसंगी, यानी नियति क्या है ये आगे बता ही रहे हैं। क्रम केवल नियति सहज ही है, नियति स्वयं में विकास है, जागृति परंपरा ही है ना? तो बिल्कुल स्पष्ट है, नियंत्रित गति ही नियति है ना? विकास के क्रम में पाए जाने वाली क्रम प्रणाली अथवा सघन प्रणाली ही नियति क्रम है, और इसी को कह रहे हैं, ये हमारी यही संचेतना अनुक्रमानुसंगी व्यवहार करने के लिए बाध्यता है, इसको हम फॉलो करें। बाध्यता जब शब्द आता है तो यहाँ पे मुझे है ना, जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे तो सूरदास जी के पद, कबीरदास जी के दोहे ये थोड़े से बताए जाते थे, तो एक पद में से 2 लाइन मुझे याद आती हैं, आपने भी शायद पढ़ी होंगी। मेरो मन कहाँ अनंत सुख पावे, मेरो मन कहाँ
अनंत सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। यानी कि जहाज के पंछी की बाध्यता है कि वो जहाज पे ही रहे, वो उड़ना तो जानता है, उड़ के कहाँ जाएगा, चारों तरफ तो पानी ही पानी है। ऐसे ही नियति क्रम में जीना, उसको अनुसंगी व्यवहार करना, सुखपूर्वक जीने के लिए हमारी बाध्यता है ना। क्योंकि इसके अलावा हम भागते तो हैं, हम क्योंकि कल्पनाशीलता भी है और कर्म स्वतंत्रता भी है, तो हमारे पास ह्रास या विकास दोनों अवसर है ना। लेकिन क्योंकि अंदर में आत्मा की प्रेरणा, सहस्तित्व की प्रेरणा बनी रहती है, तो बार बार हम कहीं भी जाएंगे, कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, कितना ही कर करके है ना सुखी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे लिए बाध्यता तो यही है कि हम संचेतना का जो क्रम है उसको ही तरफ चलें, है ना। यही हमारे लिए कार्यक्रम है, और कोई है नहीं, है ना। तो मैंने वैसे दोनों कनेक्शन को रखा हुआ है साथ साथ, वाईफाई को भी और जियो को भी, लेकिन उसके बावजूद भी, इसीलिए मैं जितना अधिक कर सकता था कनेक्शन की उसके लिए, तो अभी मैं कनेक्शन कर तो विश्राम की स्थिति में हूँ। तो ये हमारे लिए मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, किधर भी भटक सकते हैं, भटकने के लिए भी हमारे पास बहुत अवसर हैं, क्योंकि जो जागृति क्रम है, अभी जिस तरह की स्थिति परिस्थितियां हैं, है ना, उनमें, लेकिन हमको ही इनमें अपने में गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ में समाज, परिवार, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र की नीतियों में गुणात्मक परिवर्तन के लिए हमको ही, अभी जो ऊपर बात की कि हम कोई व्यक्ति की प्रबुद्धता से ही में परिवर्तन आता है, शिक्षा व्यवस्था बनती है, और शिक्षा व्यवस्था के साथ में ही फिर सभी के लिए गुणात्मक परिवर्तन का एक वातावरण व्यवस्था बन पाती है ना। आज देखिए ये जो नीतियां कितनी प्रभावशाली होती हैं, कहने के लिए तो हमारा खेल, राष्ट्र खेल हॉकी है, लेकिन आपको कहीं गली मोहल्ले में कोई हॉकी खेलता नहीं दिखेगा। हॉकी खेलते हुए क्रिकेट ही, लेकिन खेलते हुए लोग क्रिकेट ही देखते हैं, क्योंकि उसका प्रचार, प्रदर्शन और चारों तरफ, है ना, उसके पीछे तन मन धन का सदुपयोग, सब कुछ उस खेल में लगा हुआ है। तो पूरा छोटे बच्चे से लेके बड़े, है ना, मैं अभी भी देखता हूँ यहाँ पे भी लोग पार्क में, गली में, चाहे वो टेनिस की बोलो, वही खेलते रहते हैं, क्योंकि वो एक वातावरण बन जाता है, तो फिर वो अनुकरण करना सबके लिए, है ना, प्रेरणा बन जाती है, और उससे सब लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसा हम मानवतापूर्ण आचरण, है ना, ऐसा वातावरण हमको निर्मित करना है, और हो जाएगा, क्योंकि वही नीति त्रय का मूल उद्देश्य है। तो जीवन कार्यक्रम विहीन नहीं है, कांचा सहित नियंत्रित गति ही नियति है। विकास के क्रम में पाई जाने वाली क्रम प्रणाली अथवा सघन प्रणाली ही नियति क्रम है। क्रम विकास व जागृति के अतिरिक्त प्रमाणित नहीं है। तो कोई भी क्रम है, जो भी हम कार्यक्रम बनाएंगे उसका प्रमाण तो होगा, बाकी कार्यक्रम का प्रमाण नहीं मिलेगा। प्रमाण का मतलब हम वो करके, उसको फॉलो करके सुखी नहीं हो पाएंगे। जो जागृति क्रम के अनुसार जो संचेतना अनुसंगी है, उसमें ही प्रमाणिकता आनी है। यही विकास व जागृति की गरिमा है। यह मानव के द्वारा प्रकट होने वाली उपलब्धि है, यही हमारी उपलब्धि है, और यह केवल अनुभव, व्यवहार एवं व्यवसाय या प्रयोग है। कार्यक्रम ही संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था का पालनकारी है। तो सारे कार्यक्रम संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था में ही पालित होते हैं, जो हम बना लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। और संपूर्ण कार्यक्रम का लक्ष्य मूल्योद्घाटन एवं मूल्य वहनी है। यही मानव में पाए जाने वाली मौलिकता, मूल्यांकन योग्य योग्यता एवं मूल्यानुभूति योग्य क्षमता है। तो सारी मूल्यों का मूल्यांकन कर पाए, मूल्यानुभूति योग्य क्षमता हो पाए, इसी के लिए सारा कार्यक्रम, सारी शिक्षा, सारी व्यवस्था है। इसी के निर्वाह में प्रयोग एवं व्यवहार की पांचों स्थितियों में 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था के रूप में चरितार्थ है, सफल है। 10 सोपानी व्यवस्था पे योगेश भाई का एक प्रस्तुति होनी ही है, तो उसमें वो डिटेल में बताएंगे कि जैसे हमको, है ना, जैसे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अगर उसको खेलना है नियम के अनुसार, तो उसकी एक सेटिंग है, उसके लिए एक व्यवस्था है। 11 खिलाड़ी ऐसे ही फालतू खड़े हो जाएं, 2 अगर अंपायर को भी मान लें, ऐसा नहीं है। उनका एक निश्चित क्रम है, निश्चित जगह है, उसमें ही वो चरितार्थ हो पाता है, जो क्रिकेट का खेल है। अब मैं उदाहरण के रूप में उसको ले रहा हूँ। तो ऐसे ही विधि व्यवस्था, जो मानवीयतापूर्ण आचरण, एक मानव से लेकर व्यक्ति की स्थिति से लेकर अंतरराष्ट्र की स्थिति, पूरी धरती पर जो घटित होता है, तो वो जो एक अरेंजमेंट है, जो वो व्यवस्था है, उसी को 10 सोपानी व्यवस्था है। और उसमें जब वो खेलते हैं तो पूरा अभेता और सहअस्तित्व का चरितार्थता हो पाती है।
संपूर्ण कार्यक्रम गुणात्मक परिवर्तन में से के लिए है, ऊपर बात हो चुकी है। गुणात्मक गुरु मूल्यन प्रक्रिया है। ऐसी गुरु मूल्यनीयता मानव जीवन में क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता पर्यंत भावी है। जब तक हम क्रिया पूर्ण और आचरण पूर्ण नहीं हो जाते हैं, तब तक गुणात्मक परिवर्तन होता ही रहेगा। उसके परस्पर व्यवहार में होता है। अब हम में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कैसे जांचेंगे? तो हमारे जो मित्र हैं, परिवार में ही इसकी जांच होती है कि कुछ अध्ययन कर रहे हैं तो उसका कुछ फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उत्पादन से पता चलता है। व्यवहार कार्य से संबंध है ही जो उत्पादन कार्य है। व्यवहार अनुभूति के बिना सफल होना नहीं होता है। तो जब हमने न्याय की बात की अभी साधन भाई ने कुछ दिन पहले, तो उभय तृप्ति तब तक नहीं होगी जब तक उस न्याय के मूल में, जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसके मूल में अनुभव नहीं होगा। तो हमको व्यवहार का अभ्यास करते करते शिष्ट मूल्य से स्थापित मूल्य की तरफ बढ़ते हुए अनुभव तक पहुंचना है, और फिर अनुभव के बाद में फिर अनुभव आचरण पूर्णता के लिए अभ्यास करना है। तो फिर हम तृप्ति होगी, तब उसमें सफलता होगी, ऐसा यहाँ पर भी कह रहे हैं। अर्थात व्यवहार मानसिकता, व्यवस्था मानसिकता अनुभव मूलक विधि से जागृति पूर्ण स्थिति है, अथवा जागृति मानव सहज मानसिकता है। अनुभूति प्रधानतः मूल्य त्रय में से के लिए ही है। यही अनुभूति व्यवहारिकता में शिष्टता को उद्गमित करती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सभी स्तरों के प्रयोगित एवं व्यवहारत मौलिक अधिकार मानव में गुणात्मक परिवर्तन के देयी हैं, है ना। अर्थ की सदुपयोगात्मक एवं सुरक्षात्मक क्षमता ही गुणात्मक परिवर्तन का लक्षण है। अब अन्यथा में ह्रास अवश्य संभावी है। फिर उसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि जितना भी हमारे अंदर ज्ञान है उसका प्रमाण तो तन मन धन का सदुपयोग और सुरक्षा में ही होना है। अगर वो कर पाते हैं, अगर हम अपने को बहुत ज्ञानी कहें लेकिन पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना, उसको नहाने में हम 50 बाल्टी ले लेते हैं या शॉवर ऑन करके नहाते ही रहते हैं, छोटी छोटी बातें हैं पर वहाँ पे ही झलकता है। इसका मतलब अगर हम पानी को, कार को हॉज पाइप लिया और धोने में ही लगे हुए हैं तो कार को चमका रहे हैं, क्योंकि वो शायद हमारे सम्मान का मुद्दा भी हो सकता है, परंतु उससे हम पानी को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। तो कोई हम में ज्ञान नहीं है, हम बातें बड़ी कर सकते हैं। तो वो वही बात को बार बार कह रहे हैं, इसी की तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि मानव में गुणात्मक परिवर्तन का परिचय परस्पर व्यवहार, उत्पन्न और कार्य और उसकी मानसिकता में ही है। अनुभूति प्रधानतः मूल्य त्रय में से के लिए है। मैं शायद ऊपर चला गया। अवश्य अन्यथा ह्रास अवश्य संभावी है। मानव के विकास का ध्येय सामाजिकता है, न कि केवल विशाल उत्पादन विनिमय। ये बात पहले भी चैप्टर में की थी। केवल उत्पादन सर्वस्वी मानव के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। व्यवहार, अनुभव, चारों आयामों में ही तृप्ति चाहिए। सामाजिकता के बिना मानव आश्वस्त एवं विश्वस्त नहीं होता है। आश्वासन एवं विश्वासन प्रदान करना ही तो हम में आश्वस्ति और विश्वास चाहिए परस्परता में। इस बात की आश्वस्ति चाहिए कि हमको सभी, है ना, साधन उपलब्ध होते रहेंगे और हम निरंतर सुखी होते रहेंगे। तो ये हमको चाहिए ही, अदरवाइज वो फेलियर है। पराभवता संस्कृति एवं सभ्यता को स्थापन, प्रस्थापन, संरक्षण, संवर्धन करने में असमर्थता के रूप में प्रकट होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मानव का सर्वोच्च आयाम जो अनुभव है, प्रधानतः उसी से प्रमाणित कार्यक्रम त्रय को सर्वसव सुलभ बनाने पर ही मानव जाति को अनुभव के लिए अनुगमन करने में समर्थ होता है। तो अनुभव के लिए जो प्रेरणा होगी और उसकी तरफ हम बढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो सर्वोच्च आयाम जो अनुभव है, उसी से तीनों कार्यक्रम अगर प्रसवित होते हैं तो ही हम उस तरफ अनुगमित कर पाएंगे। प्रमाण सिद्ध कार्यक्रम ही मानव को प्रमाणित बनाने में असमर्थ होता है। तो अगर जैसे हम कहते हैं अगर अदरवाइज क्या होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर मूल में गार्बेज है तो गार्बेज आउट ही होगा, लेकिन यदि मूल में अनुभव है तो उससे प्रसवित भी अनुभव ही होगा। टेक्निकल में इस टर्म को यूज करते हैं, है ना, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर उसका आधार गार्बेज है तो पैदा भी गार्बेज होगा, लेकिन अगर मूल में अनुभव है तो जितने भी कार्यक्रम हैं उनके मूल में अनुभव होने से, है ना, अनुभव की ओर होने वाली अनुगमन करने में समर्थ हो पाएगी सारी मानव जनजाति। प्रमाण अनुभव व्यवहार एवं प्रयोग से अधिक नहीं होता है। आर्थिक कार्यक्रम को प्रयोग प्रमाण, सुरक्षात्मक कार्यक्रम को व्यवहार प्रमाण एवं सदुपयोग
है ना, क्यों नहीं आगे जा रहा है, सदुपयोगात्मक कार्यक्रम अनुभव प्रमाण प्रधानता सिद्ध करता है, जबकि यह तीनों कार्यक्रम मूल्यों पर ही आधारित हैं। और आर्थिक कार्यक्रम शुद्धतः उत्पादन पर आधारित है। उत्पादन का प्रयोग सिद्ध होना अनिवार्य है। प्रयोग सिद्ध पद्धति के बिना उत्पादन विनिमय सफल नहीं होता, जो प्रसिद्ध है। ठीक बात है, बहुत स्पष्ट लाइन है। राजनीतिक कार्यक्रम शुद्धतः अर्थ की सुरक्षा पर आधारित है, यही उसका लक्ष्य एवं कार्यक्रम है। कार्यक्रम भी है, अर्थ की जो व्यवहार एवं व्यवहारिकता है उसी का संरक्षण होना है। परस्पर मूल्यों का आदान प्रदान होना सर्वदेश काल एवं जनजाति में द्रष्टव्य है। यही व्यवहार है। इसी में प्रत्येक मानव अपनी व्यवहार क्षमता पूर्वक त्रिमूल्यों का आदान प्रदान करने में सीमित है। अगर या तो मूल्यों का भाव का आदान प्रदान होता है, इससे अधिक व्यवहार की सीमा नहीं है। व्यवहार में ऐसा नहीं है कि हमको पहाड़ पे जाके व्यवहार करना है ना। व्यवहार तो मूल्यों का आदान प्रदान है। इन्हीं मूल्य त्रय का अगर शोषण होता है, वंचना यानी भ्रम पूर्वक हम जानबूझकर, है ना, दंभ पाखंड से शोषण करते हैं, तो द्रोह विद्रोह होता है ना। अगर उसके लिए, है ना, शोषण वंचना द्रोह न होने के लिए राजनीतिक कार्यक्रम है, तो भाषा को थोड़ा सा अलग से बता रहे हैं। इससे चरितार्थ करना ही उसकी सफलता है। सफलता के लिए ही कार्यक्रम को प्रभावशील किया जाना प्रसिद्ध है। तन मन धन से अधिक अर्थ मानव में नहीं है, ये बात पहले भी कई बार आ चुकी है। ये क्रम से शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य एवं वस्तु मूल्य है। मानवीय मूल्यों को धारित एवं उद्घाटित करता है। यही सत्यता उसकी सुरक्षा की अनिवार्यता है, जो अपरिहार्य है। ये अपरिहार्य है, बाध्यता का ही स्वरूप है कि हमको मूल्यों में हैं, तो अगर हम में मूल्य आ जाते हैं तो हमको उनको उद्घाटित भी करना है। धर्म नैतिक कार्यक्रम पूर्णतया अर्थ के सदुपयोग पर आधारित है। अर्थ की सदुपयोग परंपरा स्वयं में धर्म नीति है। यह प्रधानतः अर्थ के उपयोग, सदुपयोग एवं वितरण की प्रक्रिया में संबंध है। वस्तु मूल्य का आदान प्रदान वस्तु व सेवा के रूप में, शिष्ट मूल्य का आदान प्रदान मुद्रा, भंगिमा, अंगहार पूर्वक वस्तु के अर्पण एवं सेवा के रूप में, तथा स्थापित मूल्य का आदान प्रदान शिष्ट मूल्य सहित व्यंजनीयता के रूप में है। सारा ज्ञान, फिर से उसी बात को कह रहे हैं, भाव, भंगिमा, अंगहार में ही प्रकट होता है। आप मेरे घर आते हैं और, है ना, अगर मैं मुस्कुरा कर आपका स्वागत करके इतना कह पाता हूँ, है ना, कि भाई कैसे हैं, क्या आवश्यकता है, क्या मन स्थिति है, कैसे मैं आपका उपयोगी हो सकता हूँ, तो उसी में शिष्ट मूल्य, अंगहार। और अगर चेहरे से ही हम देखें और ऐसा दिखता है कि अरे यार कौन आफत आ गई, है ना, तो सारा वो अज्ञान है। तो सारा ज्ञान अंदर में जितना भी है, जो भी स्थापित मूल्य है, वो शिष्ट मूल्य के साथ वस्तु के आदान प्रदान, चाय, कॉफी, पानी, भोजन, इतने में ही प्रकट होता है। व्यंजनीयता ही मानव में है, सेवा के रूप में, तथा स्थापित मूल्य का आदान प्रदान शिष्ट मूल्य सहित व्यंजनीयता के रूप में है। इसकी चर्चा हो चुकी है। व्यंजनीयता ही मानव में तादात्म्य प्रक्रियानुसांगिक शिष्टता को प्रकट करती है। तो जो मनाकार से हम साकार करते हैं, तो जो न्याय धर्म सत्य के चिंतन के रूप में जो हमें आकार बनता है, उसको साकार कर पाते हैं शिष्टता पूर्वक, वहीं उसकी चरितार्थता है। शिष्टता में वस्तु मूल्य समर्पित है ही। इस विश्लेषण से यह निर्णय स्पष्ट होता है कि स्थापित मूल्यों के अनुसांगिक शिष्ट मूल्य एवं शिष्ट मूल्यों के अनुसांगिक वस्तु मूल्य का प्रत्येक संबंध में व्यवहारित किया जाना धर्म नैतिक कार्यक्रम है। बहुत स्पष्ट परिभाषा, यही धर्म नीति है। यही कार्यक्रम स्वयं व्यक्ति, दो व्यक्तियों से लेकर परिवार, परिवार के बीच, समाज, तो जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, जन्म उत्सव भी जो मनाते हैं, सारा का सारा इसमें ही सिमट जाता है ना। यही विशुद्ध रूप से मानव में वांछित सुख परिपाकात्मक मूल प्रवृत्तियों से संपन्न होता है। और वो प्रवृत्तियां बताई हुई हैं, है ना, असंग्रह, विद्या, सरलता, है ना। यही विशुद्ध रूप से मानव में वांछित सुख प्रवृत्तियों से संपन्न होता है, जिसके लिए ही मानव कुल त्रसित है ना, इसकी त्रषा है। अस्तु प्रत्येक धर्म नैतिक कार्यक्रम अर्थ की सदुपयोगात्मक नीति से संबंध होना ही तत्संबंधी रहस्यता एवं दिखावा कार्यक्रम का निराकरण है। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हम सब इस बात से परेशान है कि बहुत सारा दिखावा और रहस्यता चल रही है। ये रहस्यता तो धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा है ना।
मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे संत कहलाने वाले लोगों का जब मृत्यु हो जाती है या कोई उनके ऊपर आरोप लगता है, और जब उनके है ना विश्राम गृहों की तलाशी नहीं ली जाती, छानबीन की जाती है, उनका पता लगता है, तो वो लगता है कि वो पूरे भोगाश्रय हैं, है ना। ये रहस्य की बात है। और व्यंजनीयता संकेत ग्रहण और संकेत प्रसारण क्रिया है मूल रूप से। जब हम में व्यंजनीयता होती है तो अगर शिष्ट मूल्य जैसे ही स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य के साथ में प्रस्तुत होता हूं, वो मूल्य को आप ग्रहण कर पाते हैं। ये भाव आप में आ जाता है कि हाँ, मेरा भाव आपके प्रति सम्मान का है, मैं आपका पूरक होना चाहता हूँ। ये व्यंजनीयता है, ये आप में घट जाता है, और आप भी उसको पाकर खुश होते हैं। वो मुझ तक पहुंच जाता है कि हाँ, मैंने जो आप प्रस्तुत होते हैं, तो जो हम स्थापित मूल्य के साथ शिष्ट मूल्य के द्वारा एक दूसरे के साथ प्रस्तुत होते हैं, उसका जो प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, वही व्यंजनीयता है। तो मैं है ना, आजकल अब मुझे भी थोड़ा सा पढ़ना आ गया है ना, इसको पढ़कर कुछ भी अगर एकदम बात हो सकती है तो कर लेते हैं, तो मैं लेकिन बात को छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे समाज में बहुत रहस्यात्मक कार्यक्रम है, और या दिखावे के कार्यक्रम है। विवाह में राजनीतिक उत्सव होते हैं या परिवार के उत्सव होते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? सुखी होते नहीं है, लेकिन समृद्ध होते नहीं है, लेकिन समृद्धि और सुख को हम दुरुपयोग के द्वारा दिखाना चाहते हैं। इसको यहाँ सदुपयोग कह रहे हैं, है ना। रहस्यता के ऊपर मुझे आदरणीय नागराज जी की एक बहुत बड़ी मासूम सी बात याद आती है ना। अब ये बात मैंने बताया ना, इसको पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बातें याद आती हैं। एक बार हमारे एक मित्र उम्मेद नाहटा जी, है ना, वो काफी उत्साहित हैं। उनको थोड़ी जल्दबाजी भी है कि धरती जल्दी से जल्दी स्वर्ग हो जाए, तो उसके लिए वो बहुत भाग दौड़ करते रहते हैं, है ना। तो उन्होंने एक बार, है ना, बाबा जी के साथ मिलने की, पहली बार बाबा जी के साथ मिलने की बात की। तो मैं उनको, क्योंकि मैंने ही उनको थोड़ा सा, अब जैसा भी उनकी स्थिति है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, हम सभी जिम्मेदार हैं एक दूसरे की स्थिति परिस्थिति के लिए। तो बाबा, जैसे मुझे अजय भाई जैन बाबा जी से मिलाने ले गए, तो मैंने भी उसको आगे बढ़ा दिया। मैं उम्मेद नाहटा जी को बाबा जी से मिलाने लेके गया कि देखो ये, और वो काफी, है ना, सफल रहा अजय जैन भाई का मुझे मिलाना और मेरा उम्मेद भाई नाहटा को मिलाना। तो बाकी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, और उम्मेद भाई नाहटा तो लगता है कि जल्दी ही धरती को, है ना, बहुत जल्दी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था स्वर्ग बन जाए, उसके लिए काफी प्रयास करते हैं। तो उस समय बाबा जी का टेस्ट हुआ था, है ना, और उनका जो हीमोग्लोबिन था करीब 17.2, मुझे एग्जैक्ट याद है, पर थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है। तो उनको बड़ा प्रभावित हुए, अरे बाबा जी का इस आयु में लगभग 90 के आसपास पहुंच गए हैं, और हीमोग्लोबिन और कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, और सब बिल्कुल सब कुछ स्वस्थ है एकदम। तो उन्होंने बाबा जी से एक प्रश्न पूछा, जिज्ञासा, प्रश्न नहीं जिज्ञासा, हालांकि वो उन्होंने पूछा प्रश्न की तरह, लेकिन जिज्ञासा की, बाबा जी इस उम्र में भी आप इतने स्वस्थ हैं, इसका क्या राज है? राज मतलब क्या रहस्य? उन्होंने बोला कोई रहस्य नहीं है। क्या फिर आप इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, देखिए मैं अच्छा सोचता हूँ, शुभ सोचता हूँ, शुभ विचार करता हूँ, शुभ ही बात करता हूँ, सबके साथ अच्छा जीता हूँ, सुखी रहता हूँ। स्वास्थ्य का राज बता रहे हैं, है ना। शुभ सोचता हूं, अच्छा व्यवहार करता हूं, सदा सुखी रहता हूं। जो सब भोजन करते हैं वही मैं भी भोजन करता हूं। और तीसरी बात, उन्होंने आंखों में थोड़ी सी चमक आती है जब वो थोड़ा विनोद करते हैं, मैंने तो इतना ही देखा है, मैं उनसे थोड़ा सा आखिरी वर्षों में ही मिला, तो थोड़ी सी चमक के साथ मेरी तरफ देखा, और कभी कुछ छिपा कर भी नहीं खाता हूं। ये तीसरी बात उन्होंने ऐड की। तो कह रहे थे कोई रहस्य नहीं है, जैसा हूं सामने हूं, परंतु उसका निराकरण कैसे होगा? अगर हम तन मन धन अर्थ को सदुपयोग करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसी में ही रहस्यमयता का और दिखावे का निराकरण है ना। उसको भगा नहीं सकते, हमको सदुपयोग और सुरक्षा को स्थापित करना है, जिससे ये हाँ जी, मानव कुल त्रसित। जी एक मिनट, मैं मुझसे लगता है गलत, मैं भाव विभोर हो गया, है ना। बाबा जी का याद आते भाव विभोर हो जाना कोई अकस्मात और असामान्य घटना नहीं है। तो चैप्टर, है ना, कहाँ चल रही थी बात?
और मुझे जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो कहीं से भी पढ़ना लगता है पढ़ा हुआ ही है, तो लगता है ये तो पढ़ ही लिया गया है, पर आपके सामने नहीं पढ़ा है ना। तो एक ही मिनट। दिखावा का कार्यक्रम का निराकरण है। फलतः तदर्थ किए जाने वाले वाद विवाद मतभेद का पूर्ण परिहार है। तो जी चैप्टर का नाम पता है, लेकिन वो है ना, बढ़िया, धन्यवाद। आप सब है ना मेरा सहयोगी भी हो रहे हैं, क्योंकि मेरा अभ्यास टेक्नोलॉजी के साथ करने का कम है। हालांकि छिपा कर भी नहीं खाता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने बोला। कुछ ऐसा नहीं है कि लोगों के सामने कुछ और खाऊं और है ना कुछ पीछे कुछ और खाऊं और फिर स्वस्थ रह पाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है सब सामने है। बाबा जी एक और बात कहते थे, किसी को कभी भी है ना अकेले भी नहीं मिलते थे। मुझे ऐसा ध्यान है, जब मैं दिव्य पथ लिखने के दौरान उनके साथ में था, तो उस समय साधन भैया कहीं और गए हुए थे, कोई भी शायद जो लोग ज्यादातर उपलब्ध रहते हैं, हेमलाल भाई, सब कहीं ना कहीं व्यस्त थे। कोई उनको दिखाने के लिए है ना, क्योंकि वैद्य का भी काम करते ही थे, तो आए कहीं से और उन्होंने उनको देखने के लिए, तो मेरे उनके साथ सुबह सुबह मीटिंग होती थी। बाद में मुझे लिखने के लिए मेरा कमरा एक अलग कर दिया था, मैं उसमें चला जाता था। तो मुझे बुला भेजा किसी के द्वारा कि आके बैठें। अब मुझे तो है ना इसका स्वास्थ्य के बारे में कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं है, जो प्रक्रिया वो अपनाते थे। लेकिन उन्होंने मुझे बिठा लिया, तो मैंने उनको पूछा कि बाबा जी मुझे क्या करना है। उन्होंने बोला यहाँ बैठो। तो मैंने देखा कि एक महिला थी, है ना, अकेले ही आई थी, तो उनका हाथ देखना था। तो बाद में है ना मैं समझ गया, क्योंकि जिस तरह का समाज में उनको एक विधि को भी स्थापित करना है, किसी को कभी भी अकेले मैंने देखा कि वो कभी नहीं मिले। हमेशा फिर उनसे बात हुई कि जो शिष्टता है उसको हमेशा पालन करना ही है, तो कोई दिखावा नहीं, है ना। अस्तु प्रत्येक धर्म नैतिक कार्यक्रम अर्थ की सदुपयोग नीति से संबंध होना ही तत्संबंधी रहस्यता और दिखावा कार्यक्रम का निराकरण है। फलतः है तदर्थ किए जाने वाले वाद विवाद मतभेद का, तो इसको दिखावा और रहस्यता को लेकर जितने भी मतभेद या ये चल रहे हैं, इनका समापन होना है। कार्यक्रम का अनुभव मूलक होना ही कार्यक्रम की गरिमा है, यही उसका प्रभाव है। तो मूल में अनुभव हो जाना, अनुभव के अनुसार ये सारे कार्यक्रम हो जाना, यही अनुभव में अनुगमन करने के लिए समर्थ प्रेरणा है। अगर मूल में अनुभव होगा तो ये लाइन को फिर से उसी तरह बता रहे हैं। ऊपर अनुगमन की बात आई, जनजाति के लिए, सभी के लिए प्रेरणा पूर्वक ही अध्ययन शिक्षा प्रदान की जाती है। मूल में अनुभव होगा तो प्रेरणा हो पाएगी। प्रेरित होना व्यंजना है, प्रभावित होना, फिर से ये बात आई व्यंजना, क्योंकि अगर मूल व्यवहार में कुछ मूल्य होंगे, मूल्यों का के शिष्ट मूल्य के साथ, स्थापित मूल्य की अनुभूति के साथ, शिष्ट मूल्य के साथ अगर हम प्रस्तुत होते हैं तो प्रभावित होते ही हैं। और प्रभावित करना, कराना, होना ही व्यंजनीयता है। प्रेरित होना, प्रेरित करना मानव की परस्परता में प्रसिद्ध है। यही तादात्म्य सिद्धि का निर्माण करता है। जो आपस में तादात्म्य हो जाते हैं, मानव नाम रूप गुण स्वभाव एवं धर्म में तादात्म्य होने के लिए प्रवृत्त होता ही है। तादात्म्यता प्रयोजन सहित पूर्ण स्वीकृति है। जो भी अंदर में उसको पूर्ण तरह से साकार कर देना, उसके लिए स्वीकृति रहती है। यही प्रतिबद्धता है। यह विधि व्यवहार में विधि, यह विधि विहित चरितार्थ होती है। इस तरह की बातें जब विधि और विधान के साथ होती हैं तो ही सफलता होती है। अगर विधि विहित ना हो, मूल में अनुभव ना हो, है ना, विधि के मूल में अनुभव, उस विधि के अनुसार अगर संविधान के अनुसार सारी प्रतिबद्धताएं, सारी शिक्षा प्रणाली, तो ही ये सफलता होती है जो वास्तविकता पर आधारित होती है। वास्तविकता पर आधारित स्वीकृतियां प्रतिबद्धता में तादात्म्य पूर्वक प्रतिस्थापित होती हैं, है ना, मनाकार को साकार। तो जैसे जैसे ये साकार होता जाता है, ये विधि विधान ये अमूर्त चीजें हैं, लेकिन जैसे ही ये व्यवसाय और उत्पादन में आती हैं तो प्रतिबद्धता बनती है, और उसके अनुसार जो मनाकार को फिर साकार होते हैं तो प्रस्थापित होती हैं व्यवहार में और व्यवसाय में। उसी बात को फिर से कह रहे हैं, व्यवहार में वास्तविकता का आधार प्रकृति के विकासानुक्रम में पाए जाने वाली अवस्था एवं स्थितियां हैं, है ना। तो जो भी
व्यवहार में जो हम वास्तविकता के साथ जीते हैं और उस अनुक्रम में जितनी भी अवस्थाएं हैं, है ना, स्वयं में समाधान, क्या परिस्थितियां हैं, स्वयं में समाधान, परिवार में समाधान और समृद्धि, समाज में समाधान, समृद्धि और अभयता, और अस्तित्व में पूरी प्रकृति के साथ तालमेल भी जब होता है तो ये सारी स्थितियां स्वयं में प्रकट होती हैं। यही वास्तविकताएं हैं। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर जो भी कार्यक्रम हैं, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम सफल होते हैं। तो ये चैप्टर 39वां पूरा हुआ। हमने थोड़ा इसमें, है ना, बातें इस तरह की आई, थोड़ा समय थोड़ा सा ज़्यादा लिया। मैं सोचता हूँ कि अभी और 5 मिनट हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई और बात मुझे याद आएगी तो उसको शेयर करूँगा, अदरवाइज इसको हम पढ़ते चलते हैं। तो इस चैप्टर अध्याय का टाइटल है पांडित्य ही मनुष्य में विशिष्टता है। अभी कार्यक्रम की बात कर रहे थे। अभी हमारी परंपरा में तो, है ना, पंडित जी एक विशेषण होना गौरव की बात है, और इसको यहाँ विशिष्टता कह रहे हैं। तो विशिष्टता का मतलब कोई विशेष हो जाना नहीं है ना। वीआईपी कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं कि विशिष्ट अतिथि, है ना, अति विशिष्ट अतिथि, ऐसी बात नहीं कह रहे। सामान्य ही बात है। विशिष्टता का मतलब है ज्ञान विवेकपूर्ण हो जाना, है ना, जो सभी हो सकते हैं, है ना। क्या पंडित किसको कह रहे हैं, पंडित जी किसको कहेंगे अभी, है ना। हमारे यहाँ तो बहुत सारे टाइटल हैं, और मुझे लगता है कि केवल हिंदुस्तानी समाज में ही नहीं, बाकी जो भी परंपराएं हैं, जो भी आर्थिक, जो भी धार्मिक, है ना, टाइटल, कहीं पे सर, कहीं पे कोई टाइटल, कहीं पे नाइट, इस तरह की किसी ना किसी लक्षणों के आधार पे। तो यहाँ पे अगर किसी को पंडित जी बोलना है तो अनुभव योग्य क्षमता ही पांडित्य का प्रधान लक्षण है। ऐसी क्षमता अगर आ गई है कि अब वो अनुभव के लिए हो गया, अवधारणा स्थापित हो गई है ना, तो यहाँ से पंडित जी कह सकते हैं। ऐसा इस लाइन से लगता है ना। हालांकि फिर, है ना, आगे अनुभव संपन्न होने को के बाद भी फिर पंडित जी बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर सब सामान्य है, फिर सभी पंडित जी हो जाएंगे तो कोई विशेषता नहीं रहेगी, है ना। सभी के लिए ऐसी क्षमता, क्योंकि वो तो परंपरा की बात कर रहे हैं। यही मूल्यों सहित विशिष्टता को प्रकट करती है। विशिष्टता इस अर्थ में ही है कि जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ है, वो विशिष्ट है, वो ज्ञान विवेक संपूर्ण है ना। ऐसी क्षमता जागृति सहज परंपरा में विधिवत निश्चित वास्तविकता है ना। तो अगर इस क्षमता को जागृत सहज परंपरा में, है ना, लिख देते हैं तो ये वास्तविकता है। प्रबुद्धता से ही प्रमाण को प्रस्तुत करती है, या प्रमाण प्रबुद्धता की निष्पत्ति है। तो जब इस क्रम में चलते हैं तो जितनी भी मूल में जितनी भी विधि विधान प्रक्रियाएं हैं, कार्यक्रम हैं, हम जो भी स्टेप वाइज सुबह से जो दिनचर्या भी बनाते हैं, अगर वो हमारी प्रक्रिया के अनुरूप होगी दिनचर्या, तो उसके मूल में प्रमाण होगा, तो उससे प्रबुद्धता तक पहुंचेंगे, और प्रबुद्धता ही पूर्व प्रमाण को प्रस्तुत कर पाएंगे। ये साइकिल है। एक जो अभी ऊपर कहा है कि एक मानव प्रबुद्ध होता है, अनुभव संपन्न होता है, उसके अनुसार विधि व्यवस्था में सहयोगी होता है, उसका निर्माण करता है, प्रस्थापित स्थापित करता है, फिर उसका संरक्षण होता है, तो उसे शिक्षा व्यवस्था बनती है, तो सभी के लिए अनुभव होने की सुगमता हो जाती है, सर्वसुलभता हो जाती है ना। इसी की बात कह रहे हैं। संपूर्ण मूल्य अनुभव से प्रमाणित होते हैं, है ना। अब जितने भी मूल्य हैं तो अनुभव द्वारा ही प्रमाणित होते हैं, अनुभव में से के लिए ही प्रमाणित होते हैं। प्रत्येक मूल्यवत्ता में स्वभाव है, यही स्थिति या स्थितिवत्ता है। स्थिति ही प्रकटन है, प्रकटन ही दृश्य है। क्या बात है, कविता ही है। दर्शन क्षमता के अनुसार दृश्य का दर्शन होना प्रसिद्ध है। दर्शन क्षमता के अनुसार दृश्य का दर्शन होना प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको वो लाइन मानव व्यवहार दर्शन की याद आई जाएगी। भाषा के मूल में भाव, भाव के मूल में मौलिकता, मौलिकता के मूल में मूल्यांकन, मूल्यांकन के मूल में दर्शक, दर्शक के मूल में दर्शन क्षमता, दर्शन क्षमता के मूल में भास आभास। इससे ज्यादा मुझे याद नहीं आ रहा है। भास आभास प्रतीति, तो जितनी क्षमता है वो उतना ही। तो दृश्य तो सभी के लिए सहस्तित्व ही है ना। दृश्य सभी के लिए सहस्तित्व है, और जो दर्शन होता है
वो दर्शक की दर्शन क्षमता के अनुसार ही होता है। ये बात बहुत बढ़िया है और यही मूल्यांकन प्रक्रिया है। वो बात से दर्शन क्षमता ही मूल्यांकन प्रक्रिया का मूल तत्व है। यही स्थितिवत्ता की व्याख्या एवं विश्लेषण है, प्रयोजन की अपेक्षा में होता है। तो यही मानव के लिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष से अधिक प्रयोजन नहीं है। अब फिर से समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व जो लक्ष्य है, उसको जो परंपरा में ये शब्द आए हैं, इस तरह के है ना लक्ष्य को पहचाना हुआ है। मुझे लगता है शायद समय हो गया है। आगे अभी थोड़ा सा है ना, मैंने संस्मरण शायद इस वाले सेशन में थोड़े ज़्यादा रख दिए। आगे के सेशन में एक और सेशन मैं इस को आपके साथ में रखूँगा। तो ये चैप्टर 40वां का बाकी भाग और नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ में मैं पढ़कर इसके साथ में जो जो मेरा अनुमान बनते हैं है ना, वो आपके सामने मैं रखूँगा। आप सब ने मेरा बहुत सहयोग किया। ये नेटवर्क में भी जो थोड़े से व्यवधान आते रहे, उसके बाद भी आप बार-बार जुड़ते रहे और मैं जो पेज को ऊपर नीचे करने में भी आप सब ने मुझे याद दिलाया और धैर्य को बनाए रखा। इस सब के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और आप सबके सहयोग से मेरा भी बहुत सारी बातों पे ध्यान जाता ही है। तो ये शेयर करने में उपयोगिता पूर्वकता हमारी आपस में यही है कि अध्ययन करने और कराने में दोनों का ही अध्ययन होता है। तो इसके लिए आप मेरे सहयोगी हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। फिर से हम शाम को 3:30 पे मिलते हैं। नमस्कार।